मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, तो 3 टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल मुझे पता है। फिजिक्स में 3 टाइप के चलते हैं, ध्यान से देखना। डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। तो इनकी हमें प्रॉपर्टीज लर्न करनी है। ठीक है, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। जैसा डायामैग्नेटिक होगा उसका जस्ट उल्टा कौन होगा? पैरामैग्नेटिक। पैरा और फेरो सिमिलर चलेंगे, ध्यान देना। मैंने बोला पैरा और फेरो सिमिलर होंगे, पैरा वीक होता है और फेरो स्ट्रांग होता है, ध्यान रखना। इससे हेल्प मिलेगी हमें प्रॉपर्टीज याद करने में। मैंने बोला जैसी प्रॉपर्टी डायामैग्नेटिक की होगी उसकी उल्टा किसकी होगी? पैरा की। पैरा और फेरो सिमिलर होंगे, पैरा वीक होगा और फेरो स्ट्रांग होगा। तो पहली प्रॉपर्टी मैंने लिखी मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट, डाया में मैंने क्या लिखा है? मैग्नेटिक मूवमेंट 0। तो पैरा में कैसा होगा? नॉन जीरो। और फेरो में भी कैसा होगा? नॉन जीरो। तो अगर तुमने डाया की प्रॉपर्टीज याद कर ली तो पैरा और फेरो अपने आप याद हो जाएंगी, राइट? ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी लिखूं। जो डायामैग्नेटिक होगा मूव फ्रॉम हाई मैग्नेटिक फील्ड टू लो मैग्नेटिक फील्ड। डायामैग्नेटिक हमेशा किधर मूव करेगा? हाई मैग्नेटिक फील्ड से लो मैग्नेटिक फील्ड। तो पैरा किधर जाना चाहिए? लो मैग्नेटिक फील्ड टू हाई मैग्नेटिक फील्ड। और फेरो भी कैसा जाएगा? लो मैग्नेटिक फील्ड टू हाई मैग्नेटिक फील्ड। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, बट वो प्रॉपर्टीज याद होगी तभी कर पाओगे। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी मैंने लिखी डायामैग्नेटिक क्या करेगा? वीकली रिपेल। नोटिस करना, नॉर्मली मैग्नेट सुनते ही हमारे दिमाग में अट्रैक्शन आता है। डायामैग्नेटिक के बारे में मैंने क्या बताया? वीकली रिपेल। इसका बेस्ट यूज करा है जापान में। बुलेट ट्रेन के बारे में आइडिया किसी को? मैग्लेव ट्रेन कहते हैं, मैग्नेटिकली लेविटेटेड ट्रेन। तो उसमें क्या होता है, जो ट्रेन होती है जैसे ही उनकी स्पीड एक सर्टेन स्पीड से ऊपर होती है वो रेलवे ट्रैक से ऊपर आ जाती है 1 इंच ऊपर। तो अगर एक ट्रेन रेलवे ट्रैक से ऊपर चल रही है तो जर्क आएगा या नहीं आएगा? नहीं। ट्रेन हिलेगी या स्मूथली चलेगी? समझ में आ रहा है? तो जो हमारे यहाँ की ट्रेन होती हैं उनमें बहुत जर्क आता है, क्या हिलती रहती हैं ऐसा लगता है। तो जो हमारे यहाँ की ट्रेन है उनकी स्पीड कितनी होती है? 70, 80, 100 किलोमीटर पर आवर। और जो यूरोप वगैरह में ट्रेन चलती हैं उनकी स्पीड होती है 500 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब बहुत ज्यादा स्पीड गेन करते हैं और जर्क नहीं होता, बिल्कुल स्मूथ चलती हैं। आई हो सबको क्लियर हुआ? तो वो किससे बनाए जाते हैं? डायमैग्नेटिक से। जब हाई स्पीड होती है तो डायमैग्नेटिक की वजह से क्या होता है? रिपल हो जाते हैं और पूरी की पूरी ट्रेन लिफ्ट हो जाती है। तो आई होप तुमको आइडिया लग रहा है कि मैं स्ट्रेंथ के बारे में आइडिया देना चाह रहा हूँ। पूरी की पूरी ट्रेन को लिफ्ट करना तो काफी बड़ी बात है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स चाहिए। इसके अलावा जो ट्रेन बनाते हैं या जो रेलवे ट्रैक बनाते हैं उसमें कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? डायमैग्नेटिक। ठीक है, वो रिपेल करके लिफ्ट कर देता है। तो डायमैग्नेटिक कैसा करेगा? रिपेल। तो पैरा कैसा करेगा? अट्रैक्ट, वीकली अट्रैक्ट। और फेरोमैग्नेट कैसा होगा? स्ट्रांगली अट्रैक्ट। अब मुझे एक क्रेन बनानी है और उस क्रेन का पर्पस क्या है? शिप से सामान अपलोड या डाउनलोड करना है। शिप में कंटेनर होते हैं बहुत बड़े बड़े, आई होप तुमको आइडिया होगा। शिप में जो सामान भेजते हैं बहुत बड़े बड़े कंटेनर होते हैं और वो आयरन के होते हैं। तो क्या उसमें मैग्नेट का यूज कर सकते हैं? क्रेन होती है, क्रेन में एंकर होता है, एंकर लगाते हैं और मैग्नेट ऑन कर देते हैं। तो जो हम मैग्नेट से उठाना चाहते हैं कंटेनर को, वो कंटेनर बहुत बड़े बड़े होते हैं क्या? तो अगर कंटेनर को उठाना चाहते हैं हम तो जो मैग्नेट चाहिए कैसा चाहिए? बहुत ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग हो। तो इसका मतलब डेफिनेटली उसमें कौन सा मैग्नेट यूज करते हो? फेरोमैग्नेट। अगर तुम लोगों को याद हो मूविंग कॉइल कैलोरीमीटर में भी मैंने एक बार बताया था कि जो सॉफ्ट आयरन है वो कौन है? फेरोमैग्नेट।
जिसका काम होता है मैग्नेटिक फील्ड को 1000 टाइम्स बढ़ा देना। तो जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा। तो मैं चाहता हूँ एक बेसिक आइडिया सेट करो, डाया कौन है, बहुत वीक, जैसा डाया मैग्नेटिक है उसका उल्टा कौन है, पैरा। और फेरो कैसा है, पैरा जैसा, पर फेरो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो अगर डाया हमें याद है तो डाया को उल्टा पैरा लिखूंगा और पैरा का ही फेरो लिखूंगा, बस प्रॉपर्टीज को क्या कर दूंगा, मैग्नीफाई, स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमने देखा, डाया क्या करेगा, वीकली रिपेल, पैरा क्या करेगा, वीकली अट्रैक्ट, और फेरो क्या करेगा, स्ट्रॉन्गली। अब देखो मैंने एक डायग्राम बनाया है, जो डाया मैग्नेटिक है वो चाहता है मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर से जाए या बाहर से निकल जाए। देखो बाहर से निकल जाए, एक दो अंदर से जाएंगे, बस मैक्सिमम बाहर से निकल जाएंगे। पैरा क्या करेगा, अंदर आ जाओ, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेट करेगा, राइट। और जो फेरो होगा वो क्या करेगा, हाईली कॉन्सेंट्रेट। जैसे पैरा से कितनी पास हुई है 3, तो हो सकता है फेरो से 1000 पास हो जाए। स्ट्रेंथ का कुछ आइडिया लगा, 1000 मैंने वर्ड यूज करा है। इसका मतलब फेरो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, आसपास के मैग्नेटिक फील्ड को भी खींच लेता है। तो एग्जाम में बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बट वो क्वेश्चन तभी सिंपल होंगे जब तुमको ये प्रॉपर्टीज याद रहेंगी। मैग्नेटिक फील्ड के एक्सटर्नल है, और जितनी ज्यादा प्रॉपर्टीज आते हो उतना अच्छा है। तो डाया के हमने अभी तक 4 प्रॉपर्टीज देखी। मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, हमेशा डायमैग्नेटिक मूव करेगा, हायर मैग्नेटिक फील्ड टू लोअर मैग्नेटिक फील्ड, वेगली रिपेल करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एक्सपेल कर देगा, मतलब कोशिश करेगा बाहर चली जाए, अंदर ना आए। अगर नोट हो गई तो आगे बढ़े। हाँ, तो पैरा डोमिनेट करेगा। बताता हूँ, पॉइंट बताता हूँ, अगर ये सबको समझ में आ गया तो अगला पॉइंट बताऊँ मैं। सर नोट कर लिए, मुझे अक्षत नहीं दिख रहा है, अक्षत कहाँ आज के, अक्षत ऑनलाइन हो क्या, ऑनलाइन है वो, कोई बात नहीं। ठीक है, ध्यान से देखना, मैंने फिर प्रॉपर्टी लिखी यूनिवर्सल। इसका क्या मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ, थोड़ा समझने वाली प्रॉपर्टी है, ध्यान देना। ये यूनिवर्सल का मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ, हर मटेरियल पक्का डायमैग्नेटिक तो होगा ही होगा। पैरा भी डाई होता है और फेरो भी डाई होता है, बट पैरा और फेरो में डायमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी बहुत वीक होती है, पता नहीं चलता। जैसे तो मैंने क्या लिखा है, डाया में तो डाया होगा ही, पैरा में मैंने तो डाया और पैरा दोनों लिखा है क्या, तो ऐसा समझो कि डायमैग्नेटिक 1% है, पैरामैग्नेटिक 99% है। तो डोमिनेट कौन सी प्रॉपर्टी करेगी, पैरा। इससे हमें पैरा पता चलता है, डाई का पता नहीं चलता, होती है बट पता नहीं चलता। वैसे फेरो में मैंने क्या लिखा है, डाया एंड फेरो, तो फेरोमैग्नेटिक डाया और फेरो दोनों होता है, बट डोमिनेट कौन सी प्रॉपर्टी करेगी, फेरो। डाया सप्रेस फॉर्म में होता है, पता नहीं चलता। ठीक है, इसके बाद मैं डिफाइन करना चाहता हूँ म्यू आर। म्यू आर का मतलब होता है, हाँ, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। क्या इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोगों ने एप्सिलॉन आर डिफाइन करा था, याद है किसी को, बताओ भाई, किसी को फॉर्मूला याद है एप्सिलॉन आर का, बताओ भाई, एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट, याद करो, या फिर एफ नॉट बाई एफ।
या फिर ई नॉट बाई ई एम, या फिर सी एम बाई सी नॉट। ये 4 फॉर्मूले थे अगर याद करो तो। के एप्सिलॉन आर एक ही बात है। और इलेक्ट्रोस्टैट में हमने बहुत क्लियरली पढ़ा था के हमेशा क्या होगा, इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल टू और लेस देन इनफाइनाइट। 1 किसके लिए होता है, वैक्यूम के लिए। इनफाइनाइट किसके लिए होता है, मेटल्स के। वैसे मैंने यहाँ डिफाइन करा म्यू आर, तो म्यू आर का फॉर्मूला होता है म्यू मीडियम अपॉन म्यू नॉट। तो डायमैग्नेटिक के लिए मैंने क्या लिखा है, म्यू आर क्या होगा, लेस देन 0, यानी 1 से छोटा होगा। ठीक है, 0 to 1 के बीच में होगा। 0 हो सकता है और 1 से छोटा होगा। तो पैरा के लिए मुझे क्या लिखना चाहिए, म्यू आर ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन सपोज 1.5। ये 1.5 से मैं बताना चाह रहा हूँ 1 से तो बड़ा होगा बट बहुत बड़ा नहीं होगा, थोड़ा ज्यादा होगा। 1.1, 1.2, 1.8 भी हो सकता है। ये 1.5 मैंने एग्जांपल के लिए लिखा है कि तुम्हें आइडिया रहे, 1 से थोड़ा बड़ा। और फेरो के लिए क्या लिखना चाहिए, वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, फॉर एग्जाम्पल 10,000। आइडिया लगा कितना बड़ा, 10,000, बहुत ज्यादा बड़ा। इसका मतलब डाया में मैंने क्या बताया, म्यू आर क्या होगा, 0 to 1 के बीच में। पैरा में 1 से 2 के बीच में, ऐसा कह लो ना, 1.1, 1.2, 1.3। जो मैंने 1.5 लिखा है ये एग्जैक्ट नहीं है, ये 2 भी हो सकता है। ठीक है, समझाने के लिए बोला कि 1 से थोड़ा ज्यादा। और फेरो में मैंने क्या बोला, 10,000। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बता देगा म्यू आर इतना है, आइडेंटिफाई करो कौन सा मटेरियल है। तो इससे हेल्प मिलेगी जो मैं बता रहा हूँ, बस ध्यान से देखते जाओ। म्यू आर की डेफिनेशन क्या है, म्यू मीडियम अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, वैसे मैं एक चाहता हूँ फॉर्मूला और याद करो तुम लोग, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं काई। सेंस होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो अगर एग्जाम में म्यू आर दे दिया तो काई निकाल लेंगे, या काई दे दिया तो म्यू आर निकाल लेंगे, बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ऐसा ही एक फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैट में भी होता था, एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1 प्लस काई। तो इस काई को मुझे क्या बोलना चाहिए, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। और मैंने कहा जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टीज याद है उतना एडवांटेज है। मैक्सिमम प्रॉपर्टीज याद करनी है। जो मुझे याद है मैं बता रहा हूँ, तुम लोगों को एक्स्ट्रा पता तो बताना। अगर ये नोट हो गया तो आगे बढ़े। डाया के लिए मैंने बहुत क्लियरली बोला है म्यू आर हमेशा क्या होगा, 0.1, 0.2, 0.7, 0.3। 1 से बड़ा नहीं, 1 से बड़ा नहीं होगा। 1.2 है तो पक्का कौन मटेरियल है, पैरामैग्नेटिक। और 1,000 है तब तो फिर लार्ज वैल्यूज देगा, 1,000, 5,000, 10,000। इसका मतलब फेरो की बात चल रही। अगर लिखा है 1.2 इंटू 10⁻⁻5 तो कौन है। अगर मैं कहता हूँ म्यू आर है 1.2 इंटू 10⁻⁻5 तो किसकी बात सोच रहा हूँ मैं, डाया। और अगर मैं कहता हूँ 1.2 इंटू 10⁻+5 तो फिर, और मैं कहता हूँ 1.2 इंटू 10⁻0 तब पैरा, तब पैरा। मतलब ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है, बस क्वेश्चन में अगर प्रॉपर्टीज याद है तो बन जाएगी बात, पर प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। ठीक, आगे बढ़े। अगर हो गया हो तब एग्जाम में श्योर आएगा इस टॉपिक से। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक हैं, डाया पैरा फेरो एंड मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ। मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ सीबीएसई से हटा दिया है, तो इसका मतलब इस बार इससे ही क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है।
तो प्रॉपर्टीज अच्छे से देख लूँ, आगे बढ़ते हैं। जितनी प्रॉपर्टीज मुझे याद है मैं बता रहा हूँ, तुम लोगों को एक्स्ट्रा पता हो तो बताना मुझे। 7 पाई कैसा होगा? नेगेटिव। अगर डाया के लिए नेगेटिव है तो पैरा के लिए क्या बोलूंगा? पॉजिटिव। तो पी से पैरा, पी से पॉजिटिव, याद रह जाएगा। और फेरो के लिए कैसा होगा? वेरी वेरी पॉजिटिव। ट्रिपल पॉजिटिव मतलब बोला चाह रहा हूँ बहुत ज्यादा होगा। हाँ, म्यू मीडियम क्या होगा? लेस देन म्यू नॉट, डायमैग्नेटिक के लिए। पैरा के लिए ग्रेटर देन म्यू नॉट, और फेरो के लिए वेरी वेरी ग्रेटर देन म्यू नॉट। अगर एक रॉड है डायमैग्नेटिक है तो वो अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के क्या करेगी? नोटिस करा, परपेंडिकुलर। डायमैग्नेटिक रॉड अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कर लेगी। तो पैरा क्या कर लेगी? अलोंग। और फेरो भी क्या करेगी? अलोंग। मैंने कहा जितनी ज्यादा प्रॉपर्टीज ज्यादा उतनी अच्छी बात है। तो 7 प्रॉपर्टी में मैंने बोला काई कैसा होगा? नेगेटिव। 8th में मैंने क्या बोला? म्यू मीडियम लेस देन म्यू नॉट। 9th में मैंने बोला जो डायमैग्नेटिक होगी, जो भी डायमैग्नेटिक रॉड है वो अपने आप को क्या करेगी? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। पैरामैग्नेटिक रॉड अलोंग कर लेगी और फेरोमैग्नेटिक भी अलोंग कर लेगी। हाँ बता रहा हूँ, 10th वाला बता रहा हूँ। 9 तक क्लियर हो तो मैं 10th बताऊँ। ठीक है, अब देखो ध्यान से। 10th वाले में बताना चाह रहा हूँ, एक यूट्यूब में मैंने एक लिक्विड फिल कर दिया है। अगर ये लिक्विड कैसा है? डायामैग्नेटिक, और मैं इसके पास एक मैग्नेट लेके आ रहा हूँ, तो ध्यान देना, मैग्नेट लाने पे लेवल क्या हो जाएगा? नीचे फॉल हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगर डायामैग्नेटिक है तो लेवल फॉल होगा, अगर पैरामैग्नेटिक है तब राइस, और फेरो में तो बहुत ज्यादा राइस हो सकता है, ओवरफ्लो हो जाए। लिक्विड, हाँ, लिक्विड डायमैग्नेटिक। हाँ, सेकंड वाले में लिक्विड पैरामैग्नेटिक, थर्ड वाले में लिक्विड फेरोमैग्नेट है। इसका मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ मैग्नेट लाने पर अगर डाया है तो मैंने याद करा डी से डाया, डी से डिप, इससे मुझे याद रहता है डायामेट्रिक का लेवल डिप हो जाएगा, तो पैरा और फेरो को राइज हो जाएगा। पैरा का अगर मान लो 1 सेंटीमीटर राइज होगा तो फेरो को हो सकता है 5 सेंटीमीटर हो, 10 सेंटीमीटर हो, ज्यादा होगा। तो मैंने कहा जितनी ज्यादा प्रॉपर्टीज है उतना ज्यादा फायदा है, तुमको याद होनी चाहिए। नहीं याद है तो फिर फंस जाओगे। किसी को एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी पता है जो मैं बता रहा हूँ बता देना मुझे, मुझे जो याद है मैं बता दे रहा हूँ। कुछ भी मैग्नेटिज्म होती है कि मतलब रिमूव फ्रॉम इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की खुद की मैग्नेटिक फील्ड होती है। मतलब प्रॉपर्टीज आती है, उसका रीजन नहीं पूछते ये लोग, प्रॉपर्टीज आती है बस। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, देखना कैसे क्वेश्चन होंगे।
ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। अगर तुम एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट, परमानेंट मैग्नेटिज्म पढ़ सकते हो, बट वो हटा दिया गया सीबीएसई से। कॉम्पिटिटिव में काम आता है। बताता हूँ। मटेरियल मटेरियल डायमेटिक मटेरियल, वो पॉइंट नंबर 11 से क्लियर हो जाएगा मैंने क्या बोला है। देखो पॉइंट नंबर 11 क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। एक ये वैसल है, ठीक है, और इस वैसल के पास मैंने क्या कर दिया है, मैग्नेट रख दिया है, और इस वैसल में हमने क्या कर दिया, लिक्विड फिल कर दिया है। तो पहले ये सोचो कि जो वैसल है, अगर ये मैग्नेट नहीं रखूंगा तो क्या लेवल जो लिक्विड डाला है वो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। नेचुरली हर लिक्विड तो अपने आप को हॉरिजॉन्टल ही रखता है। अब अगर हमने मैग्नेट रख दिया तो मैग्नेट के आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी या नहीं होगी। और मैग्नेट से दूर जाओगे तब तो लो हो जाएगी। तो डायमैग्नेटिक कैसा मूव करता है, हाई टू लो। तो इस मैग्नेट की वजह से क्या कुछ ऐसा शेप बन जाएगा, सोचो ऐसा कुछ। इसका मतलब लिक्विड कैसा हो जाएगा, क्या बीच में एलिवेट हो जाएगा। देखो ध्यान से, जो डायमैग्नेटिक लिक्विड होगा वो हमेशा किधर जाएगा, हाई मैग्नेटिक फील्ड टू लो मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं जानना चाहता हूँ पोर्शन 1 और 2 में कहाँ पे फील्ड ज्यादा होगी, 1 पे मैग्नेट के आसपास ज्यादा होगी, और 2 पर क्या होगी, कम होगी। अगर ये पैरामैग्नेट होगा तब क्या होगा, ऐसा कुछ। तो बीच में क्या हो जाएगा, पिट बन जाएगी और साइड में लेवल राइज हो जाएगा। अगर फेरो हुआ तब तो क्या ऐसा कुछ बन जाएगा, हाँ वैली सा बन जाएगा। मतलब लिक्विड क्या होगा, साइड पे चला जाएगा। तो मैंने काफी प्रॉपर्टीज बता दी हैं, कोशिश करो इतनी तो जरूर याद रखो, इससे ज्यादा याद कर सकते हो तो अच्छी बात है। तो इसके मैं चाहता हूँ एग्जाम्पल याद करो। मैंने इससे ऐसे याद करा, ABCD से। ए से मैंने क्या याद कर लिया, एंटीमनी। बी से बिस्मथ। सी से कॉपर। डी से डायमंड। डायमंड कॉस्टली है इसलिए मुझे इससे याद रहता है गोल्ड एंड सिल्वर। जितने एग्जाम्पल याद है उतनी अच्छी बात। H2, NaCl, लेड, नाइट्रोजन। एग्जाम में ऐसा भी रहता है, 4-5 एलिमेंट्स लिख देगा, कहेगा आइडेंटिफाई करो डायमैग्नेटिक कौन है, पैरामैग्नेटिक कौन है, फेरोमैग्नेटिक कौन है। तो एग्जाम्पल याद होगा तभी कर पाओगे। पैरा में लिखा कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, और फेरो में है स्टील, सॉफ्ट आयरन, और एल्निको, कोबाल्ट, गैडोलिनियम, एंटीमनी। एंटीमनी, बिस्मथ, कॉपर, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, H2O, NaCl, पीबी का मतलब मैंने लेट लिखा है, ठीक है। N2 नाइट्रोजन, पोटेशियम, सोडियम। एग्जाम में कोई भी एग्जाम्पल आ सकता है, जरूरी थोड़ी कि जो मैंने लिखा वही है, कुछ भी आ सकता है। हाँ, सॉफ्ट आएंगे नीचे एल्निको, AlNiCO, एल्निको एलॉय, एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट को बना के बनाता है, एल्निको। एल्निको कोबाल्ट, गैडोलिनियम, GADOLINIUM।
जितनी ज्यादा एग्जाम्पल याद है उतनी अच्छी बात है। एटलीस्ट बुक में जितने एग्जाम्पल दिए वो तो तुम्हें याद होना ही चाहिए। हो गया तो आगे बढ़े। आज की बात से कोबाल्ट के बाद गैडोलिनियम, अभी बुक में मार्क करा दूंगा, वहां देखना। गैडोलिनियम, GADOLINIUM। हो गया। ठीक है, सब लोग बुक ओपन करो, पेज नंबर 191 देखो। 191। तो ध्यान देना, फिजिक्स में हम लोग 3 मटेरियल की बात करते हैं, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। केमिस्ट्री में 5 होते हैं, डाया, पैरा, फेरो, फेरी, एंटी फेरी। ठीक है ना। फिजिक्स में हम लोग से 3 की बात करते हैं। मुझे नहीं पता केमिस्ट्री में क्या चलता है, मतलब होना तो सेम ही चाहिए, होना सेम ही चाहिए, बट मुझे पता नहीं कि वहाँ क्या चलता है, क्योंकि मैं तो यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, वहाँ मेनली तुम लोग क्या पढ़ते होगे, केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब हुम्स लॉ वगैरह, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ये सब पढ़ाया जाता होगा उसमें, एनर्जी बैंड्स के बेसिस पे एक्सप्लेन करते होंगे। वो मेरा काम नहीं है, मेरा काम है फिजिकल प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ। मतलब ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था तो मैंने इतना बता दिया कि ऐसा था। अब ध्यान से देखना, मैं बोल रहा हूँ अपने बुक में अंडरलाइन करना, इन टर्म्स ऑफ ससेप्टिबिलिटी a material is diametric if chi is negative। अगर chi नेगेटिव तो पक्का कौन है, डायमेट्रिक। पैरा इफ chi is पॉजिटिव एंड स्मॉल। नोटिस करा, तो मैंने स्मॉल को डिफाइन करा था, से थोड़ा तो वो म्यू आर था, ये chi है 0.1 0.2 0.3। और फेरो कैसा होगा, लार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव एंड वेरी लार्ज, 1000 2000 5000। ठीक है, सबने अंडरलाइन कर लिया। अब नेक्स्ट पेज में देखो कोई टेबल दी हुई है, इस टेबल को ध्यान से देखो। तो हमने टेबल डिस्कस करी वाली, देखो क्या हमने डाया के लिए पढ़ा, इकाई कैसा होगा, इकाई कैसा होगा, नेगेटिव। अब नेगेटिव में भी देखो लिखा है क्या, 0 से -1 के बीच में। नोटिस करो, एग्जाम में ऐसा पूछ लेगा, -0.2 और -10 में डायामेट्रिक कौन है, -0.2 और -10 में -0.2, 0 से -1 के बीच में होगा। ध्यान से देखो ना, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, देखने में आसान है बट कंफ्यूजन होती है बहुत। पैरा में मैंने क्या बताया, पॉजिटिव एंड स्मॉल, तो 1.2 होगा या 0.2 होगा, बताओ भाई, या 0.2, 1.2 होगा या 0.2 होगा, 0.2 होगा, 1.2 नहीं होगा, वो तो म्यू आर था। और फेरो के लिए कैसा होगा, बहुत बड़ा। अगर म्यू आर की बात करते हैं, म्यू आर 0 से किसके बीच में होगा, 1 के बीच में, तो म्यू आर 0.2 हो सकता है इसका। पैरा का कैसा होगा, 1.2, और फेरो का 1000 या 10,000 ऐसा कुछ। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है बेटा, बात नहीं करो, बात नहीं करो। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है,
म्यू मीडियम क्या होगा, लेस देन म्यू नॉट अगर डायमैग्नेटिक है। पैरा होगा तो मोर देन म्यू नॉट, मतलब वैक्यूम के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। और फेरो होगा तब बहुत ज्यादा। तो फर्स्ट में लेस देन 0.2, सेकंड में मोर देन 1.2। हाँ हाँ, ये देखने में आसान लग रहा है बट कंफ्यूजन होता है क्वेश्चन में। देखने में आसान लग रहा है, ध्यान से देख लो तभी कह रहा हूँ, नहीं बाद में कंफ्यूजन होगी। आप टिक कर लो बुक में जो लिखा है डायमैग्नेटिक, इसको घर पे पढ़ना है पूरा पैराग्राफ। डाया का, पैरा का, इसमें देखो इक्वेशन दी है कहीं 5.20 p। ये क्वेश्चन बोलती है काई का फॉर्मूला क्या है, सी म्यू नॉट बाई टी। इस फॉर्मूले से सीखने को मिल रहा है टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो काई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, क्यूरी लॉ। टेम्परेचर बढ़ाने पे पैरामैग्नेट स्ट्रांग होगा या वीक होगा, देखो ध्यान से। एग्जाम्पल दिया हुआ कुछ, देखो अंडरलाइन कर लो, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, कॉपर क्लोराइड। एटलीस्ट बुक में जो एग्जाम्पल लिखे ये तो तुमको पक्का आने चाहिए। सबने मार्क कर लिया। क्यूरी लॉ का मतलब है टेम्परेचर अगर राइज करोगे तो काई ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, देखो कम हो जाएगा। ठीक है, काई इज इक्वल टू सी म्यू नॉट बाई टी। एग्जाम्पल मार्क कर लिए सबने ना, वैसे इसके भी एग्जाम्पल देख लूं डायमैग्नेटिक के, बिस्मथ, कॉपर, सिलिकॉन, लेड, नाइट्रोजन, वाटर, सोडियम क्लोराइड। जैसे मैंने बिस्मथ कॉपर लिख दिया था, सिलिकॉन नहीं लिखा था, राइट, सिलिकॉन और लिख लूं, नाइट्रोजन लिख दिया था, वाटर लिख दिया था, सोडियम क्लोराइड लिख दिया था। अब देखो क्या ऐसा लिखा है, डाई मैग्नेटिज्म इज प्रेजेंट इन ऑल द सब्सटेंस। इस बात का क्या मतलब है, समझ में आ रहा है। एग्जाम में ऐसे थोड़ा नहीं पूछेगा, एग्जाम में तो लैंग्वेज बना के पूछेगा। डायमैग्नेटिक इज प्रेजेंट इन ऑल द सब्सटेंस के साइड में लिख लो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी इसका मतलब है। अब देखो कहीं पे लिखा है मेसनर्स इफेक्ट, अंडरलाइन करो। इसका मतलब क्या होता है देख लो, अगर मेटल्स को हम कूल कर दें तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, चैप्टर 3 में पढ़ा था, बताओ कम हो जाएगा। और बहुत ठंडा कर दिया तब, बताओ भाई। मेटल्स को मैं टेम्परेचर कम करता जा रहा हूँ, टेम्परेचर पहले कितना था 300 केल्विन, मैंने 200 केल्विन कर दिया, फिर मैंने 100 केल्विन कर दिया, फिर मैंने 10 केल्विन कर दिया। 10 केल्विन समझ में आया, बहुत ज़्यादा ठंडा। तो अगर मेटल को बहुत ज़्यादा ठंडा कर दोगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बहुत कम, ऑलमोस्ट जीरो। और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, तब उस मेटल को हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर का मतलब क्या है, मेटल्स कूल टू वेरी लो टेम्परेचर। तो ऐसा कुछ लिखा है बुक में, पढ़ो क्या लिखा है सुपर कंडक्टर, मेटल्स कूल टू वेरी लो टेम्परेचर। तो मेसनर से एक्सपेरिमेंट करा और बताया कि जब मेटल सुपर कंडक्टर बन जाता है तो एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर से पास नहीं होंगी, सारी बाहर से निकल जाएंगी। ध्यान देना, मैंने क्या बात बोली। इसका मतलब म्यू आर क्या हो जाएगा, जीरो, एक भी अंदर से नहीं पास हो रही। और तब का ही क्या हो जाएगा, -1। मेटल्स को बहुत ज्यादा ठंडा कर दो तो सुपर कंडक्टर बन जाते हैं, और तब म्यू आर क्या हो जाएगा, जीरो, और काई माइनस। म्यू आर जीरो का मतलब क्या है, परफेक्ट डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक का बेस्ट एग्जांपल कौन है, सुपर कंडक्टर। परफेक्ट डायमैग्नेटिक एंड सुपर कंडक्टर में खास बात क्या है, रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो इसका मतलब कंडक्टिविटी कितनी है, बहुत कम या बहुत ज्यादा। तो परफेक्ट कंडक्टिविटी उसके लिए वर्ड यूज करते हैं।
मुझे इसका एग्जाम्पल पता है, लिख लो तुम लोग। सुपर कंडक्टर का एग्जाम्पल जो मुझे पता है लिख लो। 4.2 केल्विन पर मरकरी। मरकरी को अगर 4.2 केल्विन पे ले जाओ तो सुपर कंडक्टर बन जाती है। और भी एग्जाम्पल होंगे, गूगल पे सर्च करना मिलेंगे, मुझे ये पता है। मरकरी एट 4.2 केल्विन बिकम्स सुपर कंडक्टर। 4.2 केल्विन मतलब बहुत ज्यादा ठंडा की बात चल रही है, -270 के आसपास। आयो सबको समझ में आ रहा है? तो सुपर कंडक्टिविटी से हमें फायदा है या नहीं है? सोचो, अगर हम सुपर कंडक्टिविटी नॉर्मल टेम्परेचर पे गेन कर लें तो बहुत ज्यादा फायदा है। एनर्जी लॉस बहुत कम हो जाएगा क्या? तो बहुत कम पावर में काम चल जाएगा। इसका इस पे एक्सपेरिमेंट चल रहा है, लोग कोशिश कर रहे हैं कि सुपर कंडक्टिविटी किस पे गेन हो जाए, रूम टेम्परेचर 70 डिग्री तक के गेन हो चुकी है। जब मैंने पढ़ा था तब, गूगल पे चेक करोगे तो मिल जाएगा। 70 केल्विन तक सुपर कंडक्टर बनाए जा चुके हैं एक्सपेरिमेंटली लैब में। अगर वो 300 केल्विन तक बनाने में सक्सीड कर गए तो फिर उसको हम लोग घरों में यूज करना शुरू कर देंगे। जैसे सेमीकंडक्टर तुम लोग यूज करते हो, आज से 25 ईयर्स पहले जैसे हम लोग पढ़ते थे, हम लोग टाइम में बुक्स में होता था वैक्यूम ट्यूब्स। तो जो पुराने कंप्यूटर्स होते थे 30 ईयर्स पहले, 40 ईयर्स पहले, तो उन कंप्यूटर्स में यूज करते थे वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब से बेटर कौन है? सेमीकंडक्टर। तो वैक्यूम ट्यूब्स को यूज करना बंद कर दिया, सेमीकंडक्टर को यूज करते हैं। वैसे हम लोग अपने घरों में कौन सा वायर यूज करते हैं? कॉपर वायर, राइट। अगर सुपर कंडक्टिविटी को हमने गेन कर लिया रूम टेम्परेचर पे तो कॉपर वायर हट जाएंगे, फिर वायर किसके बनेंगे? सुपर कंडक्टर के। उससे क्या फायदा होगा? एनर्जी बहुत कम लॉस होगी, इसका अलावा हाईली इफेक्टिव होगा। ठीक बात है? सबने मार्क कर लिया म्यू आर 0 काई -1, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेसनर्स इफेक्ट। इसी पैरा की लास्ट लाइन में देखो कहीं लिखा है, फॉर एग्जांपल रनिंग मैग्नेटिकली लेविटेटेड सुपरफास्ट ट्रेन्स। जो मैंने बुलेट ट्रेन्स बोला था जापान में। जापान में जो ट्रेन चलती हैं वो डायमैग्नेटिक होती हैं। डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बढ़ाकर ट्रेन को लिफ्ट कर देते हैं। अब ये सोचना कि उन ट्रेन से ब्रेक कैसे लगाते होंगे, किसी को आइडिया? अगर कोई ट्रेन एयर में चल रही तो ब्रेक कैसे लगाएंगे? कैसे भाई? तो स्पीड कैसे स्लो करेंगे? गियर बदलने से नहीं स्पीड कम होगी भाई। पढ़ना इसके बारे में, पढ़ के बताना। बट समझ में आया ना कि अगर कोई ट्रेन एयर में चल रही तो ब्रेक लगाना बहुत मुश्किल है। एरोप्लेन में तो लगा सकते हैं, एयर के थ्रू। एरोप्लेन को किससे कंट्रोल करते हैं? हम एयर से तो कंट्रोल करते हैं। सही बात है। तो एरोप्लेन के विंग्स से हम स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं, इंजन को धीमा कर दिया उससे हो जाएगा। बुलेट ट्रेन में कैसे ब्रेक लगाएंगे? किसी कोई आइडिया? किसका? कैसे? चलो मैं थोड़ा आइडिया देता हूँ, पढ़ना इसके बारे में। एडी करंट से ब्रेक लगाते हैं, एडी करंट से। पढ़ना इसके बारे में, डिस्कस करेंगे अभी। एडी करंट होता है कोई टॉपिक, वहां पढ़ना, समझ में आएगा। E double D Y एडी करंट। E double D Y एडी करंट। ठीक है, पैरा सबने मार्क कर लिया ना? अब लास्ट टॉपिक हमारा क्या है? फेरोमैग्नेट। तो ध्यान से देखना, मैं ये डायग्राम बताना चाह रहा हूँ। फर्स्ट डायग्राम को ध्यान से देखो, तो ये जो एरोज बने ना, ये मैग्नेटिक मूवमेंट है। अलाइंड है या रैंडम है? रैंडम। देखा सबको? अब सेकंड डायग्राम में देखो, क्या हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी है? तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने में सारे डाइपोल राइट साइड पे इंडिकेट कर रहे हैं क्या? इसका मतलब मैंने इनका क्या कर दिया है? अलाइनमेंट कर दिया, सारे डाइपोल के हो गए राइट साइड में। तो जो फर्स्ट डायग्राम है वो किसका है? पैरामैग्नेटिक का। बहुत वीक था क्या? सेकेंड डायग्राम किसका है? फेरो का। सारे मैग्नेटिक मूवमेंट अगर एक ही डायरेक्शन में चलने लगेंगे तो मैग्नेट वीक हो जाएगा या स्ट्रॉन्ग हो जाएगा? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मार्क कर लेना, जब भी डोमेन की बात करते हैं तो ये डायग्राम बनाना पड़ता है। डोमेन का मतलब यही है कि मैग्नेटिक मूवमेंट रैंडम है तो कैंसल आउट कर रहे होंगे या बहुत वीक इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। अगर अलाइंड है सारे एड अप हो जाएंगे।
ठीक है, अब मैं चाहता हूं तुम लोग मार्क करो इक्वेशन 5.21। का इक्वल टू सी अपॉन टी माइनस टी सी। ठीक है, इस फॉर्मूले से हमें ये मालूम पड़ता है कि अगर हम मैग्नेट को हीट अप करेंगे तो मैग्नेट वीक हो जाएगा या स्ट्रांग हो जाएगा? वीक हो जाएगा, सही ना। तो अगर फेरोमैग्नेट को मैंने काफी ज्यादा गर्म कर दिया तो फेरोमैग्नेट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पैरामैग्नेट बन जाता है। उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। तो अगर अर्थ के कोर पे चले जाएं, अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है? सबको पता है अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है। अगर अर्थ के कोर पे जाएंगे तो वहां लावा है। किसी को आइडिया है अर्थ के अंदर कितना टेम्परेचर होगा सेंटर पे? गैस कर। 5000 केल्विन। अर्थ के सेंटर पे मैंने बोला टेम्परेचर कितना होगा, 4 to 5000 केल्विन। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, मैं एक रफली आइडिया दे रहा हूँ। इसका मतलब बहुत ठंडा है या बहुत ज्यादा गर्म है? बहुत ज्यादा गर्म है। तो इतना ज्यादा गर्म है तो उसके अंदर मैग्नेट सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा? नहीं सर्वाइव करेगा। इसका मतलब अगर कोई फेरो मैग्नेट है उसको हीट अप कर दो कोई, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद वो क्या बन जाएगा? पैरामैग्नेटिक। उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? क्यूरी टेम्परेचर। देखो मैंने अंडरलाइन करा है। द टेम्परेचर ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम फेरोमैग्नेटिक टू पैरामैग्नेटिक इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर, जिसका फॉर्मूला क्या है? का इक्वल टू सी अपॉन टी माइनस टी सी। इसमें ये टी सी कौन है? क्यूरी टेम्परेचर। आप देखो नीचे टेबल दी हुई है, कोबाल्ट, आयरन, Fe2O3, निकिल और गैडोलिनियम। क्या इनका क्यूरी टेम्परेचर भी दिया हुआ है? तो इनमें दो याद करने, सारे याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट कोबाल्ट, सॉरी, आयरन और गैडोलिनियम, कम से कम ये जरूर याद करने। पूछ लेते हैं। 317 केल्विन पर गैडोलिनियम फेरो से क्या बन जाएगा? पैरा। और आयरन का है 1043 केल्विन। ठीक है, इस पे थोड़े से मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, हम लोगों को आइडिया लग जाएगा। ठीक है सर, वो देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो इजी है। देखो, ए इज फीबली रिपेल्ड। ए कौन है? डायमैटिक, वीकली जो रिपेल होता है। बी कौन है? क्या बोला? बी इज फीबली अट्रैक्ट, तो पैरा। सी कौन है? सी इज स्ट्रांगली अट्रैक्ट, फेरो। और डी कौन है? डी कौन है? नॉन मैग्नेटिक। डी हमारा नॉन मैग्नेटिक है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लगाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो वो नॉन मैग्नेटिक है। अब ऑप्शन में देख लो। ए हमारा कौन था? डाया। बी कौन था? पैरा। सी कौन था? फेरो। अब ऑप्शन में देख लो। और डी नॉन मैग्नेटिक। तो डी ऑप्शन सही लग रहा है? ठीक बात है। सेकंड क्वेश्चन देखो। अगर मैग्नेट को लेकर क्या हो गया डायमैग्नेटिक के पास, तो क्या करेगा? रिपेल करेगा। नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ को, या दोनों को? अब देखो कोई ऑप्शन होना चाहिए ऐसा, ठीक है ना। ए ऑप्शन है। चाहे नॉर्थ लाओ चाहे साउथ लाओ, डायमैग्नेटिक हमेशा रिपेल करेगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल पता होना चाहिए। निकेल शोज फेरोमेटिक प्रॉपर्टी, तो फेरोमेट का एग्जाम्पल निकेल भी है हमारा। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज बियॉन्ड क्यूरी टेम्परेचर, तो अभी मैंने बताया था क्यूरी टेम्परेचर पे क्या होता है? ट्रांजिशन हो जाता है, फेरो से पैरा, पैरा बन जाएगा। ठीक बात है ना। फोर्थ क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चंस के थ्रू बात याद रहती है, ऐसे पढ़ने से नहीं याद रहती, क्वेश्चंस के थ्रू याद रहती। तो एबोव क्यूरी टेम्परेचर क्या होगा, फेरोमैग्नेट बन जाएगा पैरामैग्नेट। सही है। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखना, 5 को ध्यान से देखना। इसको मैग्नेटिक मूवमेंट डायमैग्नेटिक का कैसा था, तो कुछ चेक करो, मैंने बताया होगा। मैग्नेटिक मूवमेंट डायमैग्नेटिक का 0, पैरा का नॉन जीरो, फेरो का नॉन जीरो। अब ऑप्शन देखो, अभी ये बहुत आसान लग रहे हैं, अभी तुम्हें एग्जाम थोड़ी ना देना है, तुम्हें तो एग्जाम देना है 6 मंथ्स के बाद, तब याद रहे तो बड़ी बात है, अभी तो सब आसान लगेगा, अभी भी पढ़ा है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है डाया का नॉन जीरो, तो गलत है। सेकंड कह रहा है पैरा का 0, तो गलत है। थर्ड कह रहा है डाया का 0, पैरा का नॉन जीरो, सी सही लग रहा है। डी कह रहा है डाया का नॉन जीरो और फेरो का नॉन जीरो, तो सी हो जाना चाहिए। डी रॉन्ग समझ में आया क्यों बोला मैंने, डाया का तो 0 होना चाहिए और पैरा फेरो का नॉन जीरो, ठीक है, सी होना चाहिए इसका आंसर। 6th क्वेश्चन, जो पैरा होता है देखो उसका फॉर्मूला मैंने बताया था, काई इक्वल टू, चेक करो, सी म्यू नॉट बाई टी, और फेरो का फॉर्मूला क्या था, काई इक्वल टू सी अपॉन टी माइनस टी। अभी किसकी बात कर रहा है, पैरा की, तो पैरा में तो 1/t था, सी म्यू नॉट बाई टी। क्वेश्चन नंबर 7th, a diamagnetic material in a magnetic field moves, डाया है तो स्ट्रॉन्गर टू वीकर, पैरा होगा तो वीक टू हाई, और फेरो भी वीक टू हाई। तो अगर प्रॉपर्टीज याद है तो क्वेश्चन इजी है या नहीं है, बट याद होना चाहिए, आज याद है पता है, 6 मंथ्स बाद मेन बात ये, तब याद रहे तो काम की बात है, और वो तभी याद रहेंगे जब प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के थ्रू याद रहता है। जैसे मुझे 10 प्रॉपर्टीज याद थी, तो ऐसा थोड़ी नहीं मैंने बैठ के रटा होगा, क्वेश्चंस करें उन पे, क्वेश्चन से याद हो गई। 10th क्लास में जब ट्रिगो पढ़ा था तो फॉर्मूले याद करके क्वेश्चंस करे थे या क्वेश्चन कर करके फॉर्मूले याद हुए थे, कर करके याद होता है। मतलब मुझे तो कर करके ही याद हुए थे, 2 4 5 फॉर्मूले तो याद कर लिए थे, बाकी थोड़ी नहीं याद होते थे, तो खूब सारे क्वेश्चंस बनाए तब जाके फॉर्मूले याद हुए, और स्पॉन्टेनियसली क्लिक करने लगे कि इसमें ये लगा दो, अदरवाइज डिस्टिंग्विश करने में बहुत दिक्कत होती थी, कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाओ। तो खाली फॉर्मूला याद करना सफिशिएंट थोड़ी नहीं है, उस पर क्वेश्चंस बनाओ बहुत सारे, तब फिर वो दिमाग पहचान पाता है कि इसको यहाँ पे ये लगाना है। क्वेश्चन नंबर 8, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये थोड़ा परेशान करने वाला क्वेश्चन था, मतलब डायरेक्ट नहीं है, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है ये। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या बोलना चाह रहा है, काई, तो क्या टेम्परेचर बढ़ाने पे काई कम होता है, पैरा का होता है, फेरो का होता है, डाया का कुछ नहीं बताया मैंने, समझ में आया क्या बात बोल रहा हूँ, थोड़ा इनडायरेक्ट क्वेश्चन था। पैरा और फेरो में फर्क पड़ता है, डाया पे मैंने कुछ नहीं बताया, इसका मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट डाया पर नहीं पड़ता, कॉपी लिख लो ये प्रॉपर्टी भी, डाया में नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। और मैंने कहा नहीं, अगर तुम्हें प्रॉपर्टीज याद है तो बहुत ही इजी क्वेश्चन लगेंगे, और प्रॉपर्टीज याद करने के बाद मैंने क्वेश्चंस करे या क्वेश्चन कर करके प्रॉपर्टी याद हुई, क्वेश्चंस कर करके मुझे याद हुई है, मतलब रीड कर लोगे ठीक है, अभी दिमाग में रहेगा, बट आफ्टर 1 मंथ गायब हो जाता है वो, बट अगर अभी बैठ के 20-30 क्वेश्चंस कर लोगे तो सेट हो जाएगा दिमाग में, फिर अगली बार रिकॉल होता है। तो मैंने बहुत क्लियरली बोला, अगर टेम्परेचर राइज करोगे तो पैरा पे इफेक्ट आएगा, फेरो पे इफेक्ट आएगा, डाई पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसका एक एक्सेप्शन भी है, चाहो तो लिख लो, बिस्मथ, शायद बिस्मथ है, छोड़ दो एक्सेप्शन छोड़ दो, बस जनरली ये ध्यान रखो, पैरा और फेरो पे टेम्परेचर बढ़ाने पे इफेक्ट आएगा और डाया पर नहीं आएगा, ठीक है।
तो 8 का आंसर फिर डायमैग्नेटिक होना चाहिए। इन विच टाइप ऑफ मटेरियल द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, तो डाया होना चाहिए, डाया, राइट। 9th, अगर डायमैग्नेटिक को लेकर के आया हो तो डेफिनेटली क्या करेगा वो, रिपेल करेगा। 10th क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस 90% है, इसलिए 10th सोच के बताना ध्यान से। नाइन्टी परसेंट टाइम्स लोग गलत इसका आंसर मार्क करते हैं। अगर मैं एक डिवाइस को इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ तो कंडक्टर के अंदर रख देते हैं, ऐसा हमने इलेक्ट्रोस्टैट पे पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है तो मेटेलिक स्फीयर के अंदर डाल दो। अब क्या चाहता है 10th क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड से। अब कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड से बचाओ। पहले आराम से पढ़ लो, मैंने कहा 90% लोग इसका आंसर गलत करते हैं, फेरोमैग्नेट से। देख लो ध्यान से, ज्यादा लोग इसका आंसर गलत करते हैं। पहला कह रहा है प्लेस इनसाइड एन एल्यूमिनियम केस, सेकंड कह रहा है प्लेस इनसाइड आयरन केस, थर्ड कह रहा है रैप्ड विद इंसुलेशन व्हेन पासिंग करंट थ्रू इट, एंड फोर्थ सराउंडिंग विद फाइन कॉपर शीट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है तो मेटल के अंदर, मेटेलिक स्फीयर के अंदर डाल दो। अगर मैग्नेटिक फील्ड से बचाना है फेरोमैग्नेट। तब ऑप्शन देखो, फेरोमैग्नेट के अंदर डाल दो। तो फेरोमैग्नेट क्या करता है, फेरोमैग्नेट क्या करता है, आसपास की फील्ड को अपने पास खींच लेता है क्या? समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, देखना ध्यान से। मान लो ये कि मैंने क्या बना दिया है, एक बॉक्स बनाया है और इस बॉक्स में मैंने किसको यूज करा है, आयरन को। अब ये डिवाइस है जिसको मुझे बचाना है, तो अगर बाहर से फील्ड आ रही है तो फील्ड मोस्ट ऑफली आयरन से जाएगी या एयर से जाएगी, बताओ भाई। वो खींच लेगा आयरन अपने पास, कहीं पे भी फील्ड आ रही है उसको ऊपर खींच लेगा, ऐसा कुछ सोचो मेरी बात, इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए ना। इसका मतलब जो आस पास है वो डाई पैराफेरो में से कौन होना चाहिए, फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक का एग्जांपल हमें क्या पता है, आयरन। तो आयरन के बॉक्स के अंदर डाल दो, जिस भी चीज को तुम्हें बचाना है मैग्नेटिक फील्ड से उसको आयरन के अंदर डाल दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से बच जाएगी क्या, क्योंकि आयरन मेटेलिक भी तो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं आने देगा, मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं आने देगा। तो अगर तुमने वॉचेस देखी हो, राडो वगैरह की वॉचेस या जो भी कॉस्टली वॉचेस होती है वो गोल्ड की बनाते हैं क्या वो लोग, तो गोल्ड इज मेटल, तो उसका क्या फायदा है, जो उसकी मशीनरी है उस मशीनरी पे बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट नहीं आएगा। एक बात बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं तुम्हारे दिमाग में ये आइडिया डालना चाह रहा हूँ, अगर कोई भी चीज को मैं मेटल के अंदर डाल दूंगा, अगर गोल्ड है या आयरन है, अगर नॉर्मल कॉस्ट की है तो आयरन की बना लेंगे या स्टील की, अगर कॉस्ट ज्यादा रखनी है तो गोल्ड की बना देते हैं। तो उसका फायदा क्या होता है, गोल्ड इज मेटल जो बाहर की शीट, बाहर की फील्ड को अंदर नहीं आने देगा। अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोडक्ट करना है तो गोल्ड काम करेगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड से काम कर प्रोडक्ट करवाना है तब फिर हमें आयरन की बनानी पड़ेगी। गोल्ड कैसा है, डाया पैराफेरो, डाया, तो मैग्नेटिक फील्ड से प्रोडक्ट नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रिक से कर जाएगा। अगर दोनों फील्ड से बचाना है तो फिर उसको मेटल आयरन से बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होना चाहिए आयरन केस, राइट। आयरन में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फेरो है। 11th पता है सबको, थ्योरी मतलब फेरो से पैरा। 12 देखो, अगर फेरो है तो क्या होगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट, पैरा है तो वीकली अट्रैक्ट, और डाया है तो ऑप्शन ढूंढो। बी ऑप्शन ना, ठीक है। बस लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे, ये भी कर लेते हैं जल्दी से। 13 डायामैग्नेटिक, इन चारों में से कौन ऑप्शन हो सकता है, अच्छा क्वेश्चन है ये। Which of the following values of these quantities are allowed for diamagnetic?
बी कैसे पहचाना? तो सी भी हो सकता है, बी क्यों है? वो तो माइनस है ना। कहाँ माइनस है? म्यू आर पक्का क्या होना चाहिए? 1 से छोटा। तो ए और डी गलत कह रहे हो, परफेक्ट है, मैं भी कह रहा हूँ ए और डी गलत है, तो बी और सी दोनों आंसर हो सकता है। वाई बी, वाई नॉट सी? ई आर हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए, और सी ऑप्शन में ई आर क्या है? 1 से छोटा, इसलिए गलत है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैट का और मैग्नेट का दोनों का कॉन्सेप्ट लग रहा है इस क्वेश्चन में। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हैज टू बी ग्रेटर देन 1, इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। इट इज 1 फॉर एयर और वैक्यूम, 1 से छोटा हो ही नहीं सकता डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। और म्यू आर मैंने बहुत क्लियरली बोला है, डाया के लिए क्या होगा? पक्का 1 से छोटा, ठीक बात है ना। तो अगर तुम्हें 13 आ गया है तो 14 और 15 भी कर सकते हो। पैरा के लिए पूछ रहा हूँ क्या मैं अब 14th में? तो आप बताओ क्या आंसर लग रहा है? बी तो पक्का गलत है और सी पक्का गलत है, क्योंकि 1 से बड़ा होना चाहिए। अब ए और डी में से एक लग रहा है। पैरा के लिए बात चल रही है। अगर पैरा है तो डी, और फिर वो है तो ए, क्योंकि बहुत बड़ा है, 1900 लिखा है, सही ना? ठीक, इतना करो। अब अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे हम लोग चैप्टर 6। ईयर हमेशा ही 1 से बड़ा है, हमेशा कोई भी मत लगा। कुछ भी 1 से कम नहीं हो सकता।